दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी मैक्रो की वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 3 और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके बाद में इस यूनिट का एक चैप्टर और रहता है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसी के साथ में 4 चैप्टर्स के अंदर ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। तो देखो इस चैप्टर के अंदर हमें थ्योरी भी पढ़नी है, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। शुरू करते हैं फटाफट से। देखो चैप्टर की शुरुआत होती है कि नेशनल इनकम क्या होता है। क्या होता है नेशनल इनकम? देखो नेशनल इनकम का मतलब है एक साल के अंदर, यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करते हैं उसे प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? हमारी नेशनल इनकम मिल जाएगी। क्या समझे? एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उसका टोटल कर दो, उसे प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? हमारी नेशनल इनकम मिल जाएगी। अब देखो ये डेफिनेशन ऐसे समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले ये समझो फैक्टर इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। अकाउंटिंग ईयर तो मैंने आपको बता ही दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो पहले ये टर्म समझ लो, उसके बाद में दोबारा से डेफिनेशन पर आएंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर इनकम कौन सी इनकम होती है। याद करो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। किस किस की? लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस में पैसा, और एक होती है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट कि कोई एंटरप्रेन्योर अपनी स्किल्स लगाए। तो प्रोड्यूसर इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करता है। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को कहां से मिलते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से मिलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? अब भाई प्रोड्यूसर अगर ये फैक्टर सर्विसेज यूज कर रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो ये सारी चीजें वो फ्री फोकट में तो यूज नहीं कर सकता। इन सब के बदले प्रोड्यूसर को पेमेंट करनी होती है। जैसे लैंड के बदले क्या देता है? जिससे भी लैंड लिया है उसे क्या देगा? रेंट देगा। जो भी प्रोड्यूसर की लेबर है, लेबर को क्या देता है? कॉम्पनसेशन देता है, यानी कि सैलरी देता है, वेजेस देता है। जिस भी बंदे ने बिजनेस में कैपिटल लगाई है उसे कैपिटल पर क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो अपना दिमाग लगा रहा है, उसे मिल जाता है अपने हिस्से का प्रॉफिट। समझ में आया? ये जो पेमेंट है ये प्रोड्यूसर किसे करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को करता है। इन्हीं पेमेंट्स को बोला जाता है फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। समझ में आ गया? तो फैक्टर इनकम क्या है? प्रोड्यूसर्स जो हमारी फैक्टर सर्विसेज यूज करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की, उनके बदले में जो पेमेंट करी जाती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी और वेजेस, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलता है। इन चारों चीजों को प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? फैक्टर इनकम। यानी कि कमाई हुई इनकम है, फ्री फोकट की इनकम नहीं है। समझ में आ गई एक बात? तो कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उसे प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? हमारी नेशनल इनकम। समझ में आया? अब देखो जब हम फैक्टर इनकम की बात करते हैं ना, तो एक डिफरेंस आता है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो फैक्टर इनकम कौन सी इनकम है? कमाई हुई इनकम है। वहीं ट्रांसफर इनकम कौन सी इनकम होती है? फ्री की इनकम होती है, कमाई हुई इनकम नहीं होती। तो फैक्टर इनकम क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर जो हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट कर रहा है फैक्टर सर्विसेज के लिए, रेंट, कॉम्पनसेशन या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट, वो क्या है? फैक्टर इनकम है। वहीं अगर किसी को कोई फ्री की इनकम मिल जाती है, कहीं से हमें डोनेशन मिल गया, कोई ग्रांट्स मिल गए, कोई हेल्प मिल गया, चैरिटी के तौर पर कुछ मिल गया, बुआ जो पैसा देकर गई है, वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है। दोनों साइडेड से किसी चीज का ट्रांसफर नहीं हो रहा, फ्री फोकट की इनकम है। इस तरह की इनकम को बोला जाता है ट्रांसफर इनकम। समझ में आया? ये क्या है? रिवॉर्ड है सर्विसेज के लिए। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है वो क्या है? फैक्टर इनकम है। ये यूनिलेटरल पेमेंट होते हैं। यूनिलेटरल का मतलब है वन साइडेड पेमेंट होते हैं। अगर सामने वाला हमें कोई चैरिटी या फिर हेल्प, डोनेशन दे रहा है तो वो बदले में हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। हमेशा जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें हम सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं, कमाई हुई इनकम को कंसिडर करते हैं। कभी भी ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, याद रखना। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट क्या है? फैक्टर इनकम है। गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन, चैरिटी क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है। समझ में आ गया? पहली चीज तो क्लियर है।
उसके बाद में एक टर्म और आई थी फैक्टर इनकम, तो समझ में आ गया। ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, तो देखो ये भी समझ लो नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं। देखो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, दो कंडीशंस है, दोनों का पूरा होना जरूरी है। एक कंडीशन पूरी हो रही है, एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो आप नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाओगे। दोनों कंडीशंस के बीच में एंड लग रहा है। पहली कंडीशन क्या है, who ordinarily resides in the country। इस बात का मतलब क्या है ordinarily resides in the country, कि उस इंसान को उस देश में रहते हुए कम से कम 1 या 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो पर्सन उस कंट्री का क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, हमेशा इंडिया में रह रहे हैं, मुझे इंडिया में रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, मैं तो बचपन से इंडिया में रह रही हूँ, तो मैं इंडिया की कौन हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। मान लो जापान का एक बंदा है, वो इंडिया में रह रहा है, इंडिया में रहते हुए उसे 1 साल से ज्यादा हो गया, तो वो कौन है, यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है। पहली कंडीशन समझ में आ गई। ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग का मतलब है कि किसी भी पर्सन को उस कंट्री में रहते हुए 1 साल या 1 साल से ज्यादा अगर हो गया, मैटर नहीं करता वो बंदा वहां का सिटीजन है या नहीं है, वो बंदा वहां का क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। समझ में आया। साथ में एक कंडीशन और है, whose economic interest lies in that country। इस बात का मतलब क्या है कि उस पर्सन का सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में होना चाहिए, वो कमा भी उसी देश में रहा है, खर्च भी उसी देश में कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी उसी कंट्री में कर रहा है, तो वो बंदा कौन है, उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है। मान लो कोई बंदा आया है इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए, अब पढ़ने के लिए आया है, उसे पढ़ते यहाँ पर 1 साल से ज्यादा हो गया, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना, लेकिन उस बंदे का इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है, वो किसी पर्पस के लिए आया है, वो पढ़ाई करने के लिए आया है, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो वो बंदा हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है कि उस कंट्री में रह रहा है, रहते हुए 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो जाना चाहिए, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में होना चाहिए, वो प्रोडक्शन भी वहीं करे, कंजम्पशन भी वहीं करे, घर बार उसका वहीं हो, उसके बच्चे वहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वो यहीं आकर बस गया, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट। कोई अगर किसी पर्पस से आता है, कोई मशीनरी इंस्टॉल करने आया है, कोई ट्रीटमेंट के लिए आया है, एजुकेशन के लिए आया है, या फिर हमारे मिलिट्री वाले हो गए, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हो गए, वो सब चाहे किसी भी कंट्री में रह रहे हैं 8-8 10-10 साल तक, फिर भी वो उस देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं कहलाते, क्योंकि वो पर्पसिवली आए हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ गया नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो देखो एक बार डिटेल में देख लो नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब क्या होता है। नॉर्मल रेजिडेंट, और जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता ना, उसे हम बोल देते हैं एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया। कोई पर्सन यहाँ रह रहा है 1 साल या 1 साल से ज्यादा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका यहीं पर है, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। उसके अलावा सारे लोग क्या होते हैं, हमारे लिए एनआरआई होते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं हमारे लिए, हमारे लोग, हमारे सिटीजन्स, या फिर हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो नॉर्मली यहीं पर रह रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर ही है, वो कौन है, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है। मैं यहाँ की सिटीजन हूँ, मैं कभी कहीं बाहर नहीं गई, मैं इंडिया में ही रह रही हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया, बचपन से रह रही हूँ, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर है, मैं इंडिया की कौन हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट हूँ। कोई बाहर का सिटीजन, जापान, जर्मनी का, कनाडा वगैरह का सिटीजन जो इंडिया में रह रहा है और इंडिया में रहते हुए उसे 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है, इंडिया में ही कमाता है, खर्च करता है, सारे काम इंडिया में ही करता है, तो वो कौन बन गया, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया। समझ में आया। Citizen of our country working in international organization और foreign embassies located in our country। एक चीज का और ध्यान रखना, देखो जो भी लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, WHO में काम करते हैं, IMF वगैरह में काम करते हैं, फॉरेन एम्बेसी वगैरह में काम करते हैं, जो भी लोग इस तरह की जगहों पर काम करते हैं, वो हमेशा उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाते हैं जिस कंट्री के वो सिटीजन हैं, जहां से वो बिलोंग करते हैं। मैटर नहीं करता वो कितने भी साल किसी भी दूसरे देश में रहें। तो यहाँ पर लिखा है हमारी कंट्री के सिटीजन जो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, और वो है भी इंडिया के अंदर ही, तो यार इंडिया में रह रहे हमारे ही सिटीजन है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, क्या फर्क पड़ता है, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं। सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड, हमारी कंट्री के सिटीजन है, इंडिया का बंदा है जो अब्रॉड में रह रहा है, लेकिन अब्रॉड में रहते हुए उसे अभी 1 साल नहीं हुआ,
अब्रॉड में रहते हुए उसे 1 साल नहीं हुआ और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर ही है, अपनी होम कंट्री में ही है, तो वो हमारा ही नॉर्मल रेजिडेंट है। वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कब बनेगा? जब उसे वहां पे रहते हुए 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो जाना चाहिए, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं पर होना चाहिए। देखो जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, हमारे जो सिपाही वगैरह होते हैं, जो भी बॉर्डर वर्कर्स हैं, ये आए दिन बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, चाहे ये किसी भी कंट्री में रहें, ये उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं जहां से ये बिलोंग करते हैं, जहां के ये सिटीजन है। फिर चाहे ये किसी भी कंट्री में काम करे, ये एक्सेप्शन हो गया। एक बात और, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं, हमारे जो एम्बेसडर होते हैं, ये हमेशा उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाते हैं जिससे वो बिलोंग करते हैं। इंडिया के ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स वगैरह, हमारे बॉर्डर वर्कर्स इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे, चाहे इनकी ड्यूटी दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना लगी हुई हो, कितने भी साल से किसी भी दूसरे देश में क्यों ना हो, क्योंकि ये किसी पर्पस की वजह से दूसरी कंट्री के अंदर है, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में नहीं है। समझ में आ गया नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? वही नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन नहीं होते? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री डू नॉट इंक्लूड, यानी कि एनआरआई कौन होंगे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन लोग होंगे? अगर कोई फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं, किसी पर्पस की वजह से ट्रैवलिंग के लिए आए हैं, हॉलीडे स्पेंड करने आए हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, पढ़ाई के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है, किसी पर्पस की वजह से आए हैं। समझ में आया? किसी दूसरी कंट्री के ऑफिशियल्स, किसी दूसरी कंट्री के डिप्लोमेट्स, किसी दूसरी कंट्री के आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, किसी दूसरी कंट्री के जो एम्बेसडर वगैरह हैं, उनकी पोस्टिंग हमारे देश में हो रखी है, लेकिन फिर भी वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। पीछे मैंने बताया था, ये लोग उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाते हैं जिस कंट्री से ये लोग बिलोंग करते हैं। International organizations located in our country and foreigners working in these organization, हमारे देश में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मान लो IMF के हमारे यहाँ पर ब्रांचेस वगैरह जो भी चीजें हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें जो भी फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। मैंने पीछे बताया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं वो उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं, चाहे उनकी पोस्टिंग किसी भी कंट्री में क्यों ना हो। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, इस तरह के फॉरेन वेसल्स होते हैं ना, शिप्स वगैरह होते हैं, तो इनके जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो भी उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट है जिससे वो बिलोंग करते हैं। कनाडा का फॉरेन वेसल है, कनाडा का शिप है इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कनाडा के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, हमारे लिए नॉन रेजिडेंट हैं। फॉरेनर्स हु हैव कम टू आवर कंट्री फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी, मान लो कोई चाइनीज, कोई जापानीज हमारी कंट्री में आए हैं किसी मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, तो पर्पसिवली आए हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। कौन है? नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है। समझ में आ गया? तो अब हम हमारी डेफिनेशन पर जा सकते हैं। नेशनल इनकम का मतलब, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है, अभी मैंने बता दिया नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं, उन्हें उस कंट्री में रहते हुए 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो गया और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस थे, उन्हें हमें नहीं लेना। वो जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं उसे प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? हमारी नेशनल इनकम। समझ में आ गया अच्छे से? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है नॉर्मल रेजिडेंट्स का भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये हमारी कंट्री की बाउंड्री है। इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम अर्न करी गई है उस इनकम को हम लोग बोल देते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोल देते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोल देते हैं। हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितनी भी इनकम अर्न करी गई है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। प्यार से इसे बोला जाता है GDP। मैटर नहीं करता अर्न करने वाला कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। देखो, ये एक बंदा है, इंडिया का ही सिटीजन है, इंडिया में ही रह रहा है, इंडिया में रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, बचपन से इंडिया में रह रहा है, ये कमा रहा है 5,000 रुपए, ये डोमेस्टिक इनकम का ही पार्ट है। ये कोई बाहर का बंदा है, मान लो कोई जापान का बंदा है, ये इंडिया में आया हुआ है, इसे इंडिया में रहते हुए अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं। देखो, हमारा बंदा है, ये तो हमारा कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट है। नॉर्मल रेजिडेंट है ना, इंडिया में ही रह रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह भी सब इंडिया में है। ये जो कमा रहा है वो 5,000। ये जापान का बंदा है, इसे इंडिया में रहते हुए अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं, तो ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनाना, ये हमारा कौन है? नॉन रेजिडेंट है। ये कमा रहा है मान लो
4,000 रुपए, इन दोनों को प्लस कर दो, ये 9,000 क्या है, हमारी डोमेस्टिक इनकम है। चाहे अर्न करने वाला नॉर्मल रेजिडेंट हो, चाहे अर्न करने वाला नॉन रेजिडेंट हो, मैटर नहीं करता अर्न कौन कर रहा है, सिर्फ हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर कमाई हुई इनकम कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है। वही नेशनल इनकम अलग होती है। नेशनल इनकम वो इनकम है जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं। फैक्टर इनकम ही लेते हैं जब हम डोमेस्टिक इनकम ले, चाहे हम नेशनल इनकम ले, वो इनकम जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं, मैटर नहीं करता वो अर्न कहाँ कर रहे हैं। ये मान लो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसमें हमारा ये नॉर्मल रेजिडेंट है, हमारा ये वाला जो नॉर्मल रेजिडेंट था ना, ये नॉर्मल रेजिडेंट 5,000 अर्न कर रहा है, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। एक मान लो हमारे यहाँ का बंदा है जो कनाडा के अंदर काम कर रहा है और कनाडा में काम करते हुए उसे अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं, ये वहां से अर्न कर रहा है मान लो 3,000 रुपए। तो ये जो कनाडा वाला बंदा है ये अभी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि इसे 3 महीने ही हुए हैं। जब इसे 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो जाएगा, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कनाडा में होगा, तब ये कनाडा का नॉर्मल रेजिडेंट बनेगा। अब ये हमारा ही नॉर्मल रेजिडेंट है। तो ये दोनों जितना भी अर्न कर रहे हैं, ये 8,000 क्या है, हमारी नेशनल इनकम है। हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू अर्न करी हुई इनकम, मैटर नहीं करता ये कहाँ अर्न कर रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न कर रहे हैं या उसके बाहर। समझ में आ गया? तो डोमेस्टिक इनकम मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न करी हुई इनकम, मैटर नहीं करता अर्न करने वाला कौन है। नेशनल इनकम मतलब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा अर्न करी हुई इनकम, मैटर नहीं करता इनकम कहाँ अर्न करी गई है, इंडिया में या बाहर। समझ में आ गया? अब देखो, जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता क्या है। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है हमारी बाउंड्री, एक ऐसी जगह जहां पर हमारे लोग, इंडिया के जो गुड्स हैं, इंडिया की जो कैपिटल है, वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है, फ्रीली मूव कर सकती है। उस चीज को हम बोल देते हैं ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मैप के हिसाब से वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। देखो, पॉलिटिकली जो भी हमारी बाउंड्री है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट चाहे दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। हमारे शिप्स, एयरक्राफ्ट चाहे दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, इंडिया के शिप्स चाइना और जापान में है, लेकिन वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। हमारे फिशिंग वेसल्स हो गए, हमारे शिप्स वगैरह हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें हो गई जिनकी हेल्प से हम ऑयल निकालते हैं, नेचुरल गैस वगैरह निकालते हैं पानी के अंदर, या फिर हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो गए, पानी वाली सारी चीजें हैं जैसे शिप्स वगैरह, बोट्स वगैरह। ये चाहे हमारे दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, ये हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और हमारी एम्बेसी, हर कंट्री की एम्बेसी दूसरे देश के अंदर होती है। हमारी एम्बेसी अमेरिका के अंदर है, कनाडा वगैरह के अंदर है, उसमें हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, हमारे जो कैंप्स वगैरह हैं, मिलिट्री कैंप्स वगैरह, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। समझ में आया? तो पॉलिटिकली जो इंडिया है वहां पर हमारे गुड्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारे शिप्स, एयरक्राफ्ट, हमारे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, हमारे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, हमारी एम्बेसी, उसमें हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। वहां पर हमारे लोग, हमारे गुड्स, हमारा पैसा फ्रीली मूव कर सकता है। समझ में आ गया? आगे देखो, बात करते हैं, अब हम 3 कन्वर्जन्स डिस्कस करेंगे। तीनों कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से समझना। यहां से हम लोग हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कभी भी अगर आपको नेशनल निकालना है, क्या निकालना है? नेशनल निकालना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक गिवन है, जो निकालना है उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखोगे इक्वल्स टू से पहले, जो गिवन है उसे इक्वल्स टू के बाद में लिखोगे राइट हैंड साइड में। हमारे पास में डोमेस्टिक गिवन है, हमें नेशनल निकालना है, तो डोमेस्टिक में हम क्या प्लस कर देंगे? NFIA। NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर, याद रखना, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये फुल फॉर्म है NFIA की। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, NFIA प्लस कर देना। अगर हमें डोमेस्टिक निकालना है, क्वेश्चन में नेशनल गिवन है, तो नेशनल में हम क्या माइनस कर देंगे? NFIA माइनस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर देंगे। अब ये NFIA अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम एब्रॉड भी तो बोल सकते हैं, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बहुत ही सिंपल सा है ये। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालोगे? फीफा माइनस फीटा, याद कर लो, फीफा माइनस फीटा
इसका मतलब है फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, में से माइनस कर दो फीटा फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया? नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस कर दो, डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल में एनएफआईए माइनस कर दो। एनएफआईए डायरेक्टली दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे निकालोगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ में आया? अब देखो, चाहे डोमेस्टिक इनकम लिखा है चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है, इनकम को ही हम प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चाहे नेशनल इनकम लिखा है चाहे नेशनल प्रोडक्ट लिखा है, इनकम को हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। पहला कन्वर्जन समझ में आ गया। दूसरा कन्वर्जन आता है हमारे पास में ग्रॉस और नेट का। हमें नेट निकालना है, क्वेश्चन में ग्रॉस गिवन है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर हमें ग्रॉस निकालना है तो नेट में हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे। नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ग्रॉस निकालने के लिए नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। डेप्रिसिएशन एग्जाम में गिवन नहीं होगा, दूसरे नाम गिवन होंगे, याद रखना। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मेन नाम है, या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो पांचों नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ गया? थर्ड हमारा है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। देखो, कभी भी अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, अभी क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा, तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो। अगर आपको मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर देना। समझ में आ गया? अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो, मार्केट प्राइस निकालनी है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो कैसे निकालोगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। समझ में आ गया? ये तीन कन्वर्जन्स आपको दिमाग में रखने हैं, सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। आगे बढ़े। अब देखो, हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का क्या नाम था? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम समझ में आ गया। अब हमारे पास में 8 एग्रीगेट्स हैं, यानी कि 8 टर्म्स हमारे पास में हैं। किस तरह से लिखते हैं पहले वो बताती हूँ। जैसे मान लो मैंने ये लिखा है GDP एट LP, ये लिखा है। अब बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये जो पहले वाला होता है ये या तो ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा। क्या समझे? जो पहले वाला है ये या तो ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा। जी लिखा है, जी का मतलब क्या है? ग्रॉस है। मैंने क्या बताया? पहले वाला या तो ग्रॉस होगा या फिर क्या होगा? नेट होगा। जी लिखा है तो ग्रॉस, एन लिखा है तो नेट। जो सेकंड वाला है ये या तो डोमेस्टिक होगा, डोमेस्टिक मतलब हमारी टेरिटरी के अंदर अंदर, या फिर इसकी जगह नेशनल होगा, कि मैटर नहीं करता अर्न कहाँ करी गई है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा अर्न करी हुई होनी चाहिए। सेकंड वाला या तो डोमेस्टिक होगा या फिर नेशनल होगा। कंफ्यूज मत होना, पहले वाला ग्रॉस या फिर नेट, सेकंड वाला डोमेस्टिक या फिर नेशनल। डी लिखा है तो डोमेस्टिक, एन लिखा है तो नेशनल। थर्ड वाला हमेशा सेम है क्योंकि थर्ड का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ही हमने पीछे देखा था इनकम भी बोलते हैं। और ये लास्ट में जो नीचे लिखा है ना छोटा सा, ये या तो एमपी होगा, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, पीछे देखा ना अभी हम लोगों ने, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, या फिर ये एफसी हो सकता है, एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। तो बोलते कैसे हैं इसे? जीडीपी एट एमपी। तो इसी तरह से हमारे पास में 8 एग्रीगेट्स बन जाते हैं। जीडीपी एट एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने बताई दिया, पहले वाला ग्रॉस नेट, सेकंड वाला डोमेस्टिक नेशनल, थर्ड वाला प्रोडक्ट ही है, और लास्ट वाला एमपी या फिर एफसी होगा। एनएनपी एट एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देन एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और लास्ट है एनडीपी एट एमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल 8 एग्रीगेट्स बन जाते हैं। इनकी डेफिनेशन किसी की भी एक एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत ही इजी सा है। जैसे जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन क्या बनाओगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। इसका मतलब क्या है? मार्केट प्राइस मतलब, और डोमेस्टिक लिखा है यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करी हुई इनकम है, तो वही लिखा है मार्केट वैल्यू सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस करे गए हैं। मार्केट वैल्यू, एमपी के लिए मार्केट वैल्यू आ गया, सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज डोमेस्टिक के लिए आगे जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस करे हुए हैं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तब ग्रॉस आता है ना, तो इसके लिए हम लोगों ने आगे लगा दिया इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, की डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। समझ में आया? सेम ऐसे ही है एनडीपी एट एमपी, सेम है जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, यहाँ पर जी था, यहाँ पर एन है, उसमें ग्रॉस था, यहाँ पर नेट है। सेम डेफिनेशन है, सारे गुड्स और सर्विसेज की मार्केट
वैल्यू जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, बस एक ही डिफरेंस है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। ऐसे डेफिनेशन बना सकते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल लिखा है, डोमेस्टिक नहीं लिखा, तो सारे गुड्स और सर्विसेज जो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस करे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस लिखा है। अगला वाला वही है, जीएनपी एट एमपी की जगह एनएनपी एट एमपी आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से 8 एग्रीगेट्स है, आपको देखकर बस डेफिनेशन बनानी है। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब है फैक्टर कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहे। सारे के सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें आ गया एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस की जगह पर नेट है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें लेनी है, वो भी किसकी, वो सारे गुड्स और सर्विसेज जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस करे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल लिखा हुआ आया है। इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ये हो गया एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कोई भी एक डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाएगी, बना के लिख देना, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ गया। अब देखो कन्वर्जन की बात करते हैं, कैसे हमें कन्वर्ट करना है सिखा देती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट एफसी गिवन है, मान लो एनडीपी एट एफसी गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, मान लो हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी निकालना है। समझ में आया। हमेशा याद रखना, जो निकालना होता है उसे हम इक्वल्स टू से पहले लिखते हैं, जो निकालना होता है उसे इक्वल्स टू से पहले लिखते हैं। इक्वल्स टू के बाद में जो गिवन है ना वो लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास में, एनडीपी एट एफसी। समझ में आ गया। अब हमें कन्वर्ट करना है, मैंने कन्वर्ट करना सिखा रखा है। हमें क्या निकालना है, ग्रॉस निकालना है, पहले वाला ग्रॉस या नेट होता है, और हमारे पास में नेट गिवन है। समझ में आया, हमें ग्रॉस निकालना है, हमारे पास में नेट गिवन है। तो याद करो पीछे मैंने बताया था, ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, तो नेट में हम क्या प्लस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं। तो लिख दो प्लस डेप्रिसिएशन। जैसे ही नेट में डेप्रिसिएशन प्लस हुआ वो ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, नेशनल निकालना है, हमारे पास में डोमेस्टिक गिवन है। पीछे चलो मैंने आपको सिखाया था, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, डोमेस्टिक में एनएफआईए अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेशनल आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्लस कर दिया एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, यहाँ पर मार्केट प्राइस हमें निकालना है, फैक्टर कॉस्ट हमारे पास में गिवन है। तो अगेन पीछे चलो, हमें मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सारी चीजों को कन्वर्ट कर दिया। अपने आप हम लोगों ने क्या करा, एनडीपी एट एफसी को किस में कन्वर्ट कर लिया, जीएनपी एट एमपी में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से कन्वर्जन करने हैं। जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू से पहले, जो गिवन है उसे इक्वल्स टू के बाद में लिख देना राइट हैंड साइड में, और उसमें एडजस्टमेंट करना प्लस माइनस। मैंने तीनों कन्वर्जन आपको सिखा दिए, ग्रॉस नेट, डोमेस्टिक नेशनल और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। समझ में आया। आगे बढ़े तो देखो क्वेश्चंस कर करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी, हमें क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी निकालना है। हमारे पास में देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एनडीपी एट एफसी गिवन है, एनडीपी एट एफसी हमारे पास में गिवन है। करे कन्वर्जन, हमें ग्रॉस निकालना है, हमारे पास में नेट गिवन है, तो मैंने क्या सिखाया, नेट में क्या प्लस कर दो, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। समझ में आया। हमें नेशनल निकालना है, हमारे पास में डोमेस्टिक गिवन है, तो क्या प्लस करेंगे, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे। प्रोडक्ट सेम है, हमें मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, क्या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गई यहाँ तक सारी चीजें, कोई डाउट। आगे देखो हमें क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी हम लोग निकाल रहे हैं। एनडीपी एट एफसी कितना गिवन है हमारे पास में, 5000 गिवन है। उसमें हमें क्या प्लस करना है, डेप्रिसिएशन प्लस करना है। तो देखो डेप्रिसिएशन गिवन है, दूसरा नाम दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है, कितना है 50 है, प्लस कर दो। फिर एनएफआईए देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है क्या, एनएफआईए क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, मैंने बताया था गिवन नहीं होता तो कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेकिन हमारे पास में गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो लिखा है, लेकिन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नहीं लिखा, हमारे पास में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिख रखा है। मैंने क्या बताया था, एनएफआईए की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम की जगह पर हमारे पास में टू गिवन है, कभी भी याद रखना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर अगर टू अब्रॉड लिखा हुआ आ जाए तो भी हमें कुछ नहीं है, एज इट इज हम लोगों ने लिखा, बस इसके आगे आप माइनस का साइन लगा देना, इसका साइन बदल देना, माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना, ये अपने आप जो टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्लस करा माइनस का 200, समझ में आया। NFIA अगर कभी भी टू गिवन है साइन चेंज कर देना, नॉर्मल हो जाएगा। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में गिवन नहीं है, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था मैंने, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 50, उसमें से सब्सिडी कितनी दे रखी है हमारे पास में 80, कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 30, क्योंकि 80 बड़ा है, ये आ गया माइनस का 30, समझ में आया। तो 5050 हो गया, 5050 हो गया, ये है माइनस का 200 और प्लस माइनस ये अगेन हमारे पास में माइनस का 30 कर लेते हैं, कितना आ रहा है 5050 हमारे पास में है, उसमें से 200 लेस करा और फिर लेस करा 30, तो ये हमारे पास में आ रहा है 4820, आगे करोड़ लगा देना। ठीक है, समझ में आगे किस तरह से कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NNP एट MP हमें निकालना है, NNP एट MP हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमारे पास में GDP एट FC गिवन है, GDP एट FC हमारे पास में गिवन है। नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, क्या प्लस करेंगे, NFIA प्लस करेंगे। प्रोडक्ट सेम होता है, MP निकालना है, FC गिवन है, क्या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग प्लस करेंगे, समझ में आ गया। तो देखो GDP एट FC कितना है 3850 माइनस डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, हम निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट लिखा है, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट लिखा है, दोनों चीजें सेम है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के आगे ग्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पर नेट लगा हुआ है। अगर कोई दो सेम चीजें गिवन है हमारे पास में, एक में नेट लगा है एक में ग्रॉस लगा है, तो ग्रॉस वाले में से नेट को माइनस कर देना, हमें मिल जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन, समझ में आया। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है 525, उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो 325, तो ये हमारे पास में जो 200 आ रहा है ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास में गिवन नहीं है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा कर दो, 720 में से 320 चले गया हमारे पास में, 720 माइनस 320, तो ये 400 हमारे पास में आ गया NFIA। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का ही नाम है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, कितना है 720 है, उसमें से सब्सिडी माइनस कर दो, सब्सिडी कितनी है हमारे पास में 80 है, तो 720 माइनस 80, ये 640 हमारे पास में आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, समझ में आ गया। आगे सॉल्व कर देते हैं, 3850 में से 200 हम लोगों ने माइनस करा, प्लस 400 प्लस 640, तो ये हमारे पास में आ रहा है 4690। एक बार चेक कर लेना कोई एरर तो नहीं है, आगे करोड़ आ जाएंगे। GDP एट FC हम लोगों ने डेप्रिसिएशन माइनस करा, NFIA को प्लस करा और मार्केट प्राइस निकाला था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, NNP एट MP और NNP एट FC, दो चीजें हमें निकालनी है, तो निकाल देते हैं। सबसे पहले NNP एट MP निकालते हैं। क्या हमारे पास में गिवन है, GDP एट FC हमारे पास में गिवन है। नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, NFIA को प्लस करेंगे। प्रोडक्ट सेम है, MP निकालना है, FC गिवन है, क्या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आई यहाँ तक बातें। आगे करें, GDP एट FC कितना है हमारे पास में 10,000 है, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ना ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स जो ड्यूरेबल है, जो सालों साल चाहिए चलेंगे, यानी कि मशीनरी, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी गिवन है 35,000, ऐसे भी निकालते हैं। माइनस स्क्रैप वैल्यू की, इस मशीनरी को हम डिस्कार्ड कितने में करेंगे, बेचेंगे कितने में, तो हमारे पास में स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, क्वेश्चन में 0 ले लो। अपॉन ये मशीनरी कितने साल चलेगी, 10 साल, अपॉन 10 कर लो, तो 35,000 अपॉन 10 कितना आएगा 3,500, प्लस NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दो, तो 50 में से 200 को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 150, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन कितना है 265, उसमें से सब्सिडी माइनस कर दो, सब्सिडी का ही दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक असिस्टेंस, कितना है 65 माइनस कर दिया, तो 200 हमारे पास में आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सॉल्व कर दोगे NNP एट MP आ जाएगा। इस NNP एट MP को हमें और कन्वर्ट करना है NNP एट FC के अंदर, दो चीजें निकालनी है, तो लिख देना NNP एट FC इज इक्वल टू NNP एट MP और NNP एट MP के अंदर कन्वर्शन कर देना। बता देती हूँ कैसे, NNP एट FC निकालना है, लिखा,
इज इक्वल टू एनएनपी एट एमपी, अभी हम निकाल ही लेंगे, आ ही जाएगा, वो लिख देना। कन्वर्जन कर लो, नेट नेट सेम है, नेशनल नेशनल सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस गिवन है, सिंपल क्या कर दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे। समझ में आ गया, दोनों चीजें निकल जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। आगे देखो बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। देखो जब भी हम क्वांटिटी को कि कितना प्रोडक्शन हुआ है कंट्री के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, जब भी हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो भी कौन सी प्राइस, करंट ईयर की प्राइस, जैसे 2023 चल रहा है तो 2023 की प्राइसेस से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी या फिर जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस या फिर जीडीपी एट करंट प्राइसेस। समझ में आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जो भी क्वांटिटी है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उसे करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दो, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब हम क्वांटिटी को जो करंट ईयर में प्रोडक्शन हुआ है, करंट ईयर का जो जीडीपी है, उसे बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करे, एक ईयर हम लोगों ने पहले वाला सिलेक्ट कर रखा है, हर साल उसी ईयर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। मान लो 2011 हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखा है, 2017 की प्राइसेस हम लोगों ने सिलेक्ट कर रखी है, जब हम एक बेस ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गया। कन्वर्जन किस तरह से करना है, अगर आपको रियल जीडीपी निकालना है तो फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स क्वेश्चन में गिवन होगा इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, और अगर प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए आ जाए तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। एक बार बता देती हूँ, रियल जीडीपी गिवन है, प्राइस इंडेक्स भी गिवन है, नॉमिनल जीडीपी निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। रियल जीडीपी कितना है, रियल जीडीपी की जगह पर 200 लिख दिया, इनटू प्राइस इंडेक्स कितना है हमारे पास में 110, अपॉन क्या आएगा, हमेशा 100 आएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना आया, 220 हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारा नॉमिनल जीडीपी। समझ में आया, नॉमिनल जीडीपी गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है, रियल जीडीपी निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। नॉमिनल जीडीपी कितना है, 600 है, अपॉन प्राइस इंडेक्स कितना है, 120 है, इनटू 100 कर देना, रियल जीडीपी आ जाएगा। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों गिवन है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, थर्ड फॉर्मूला लगा दो, नॉमिनल जीडीपी ऊपर 330 अपॉन रियल जीडीपी नीचे 300, इनटू 100 कर दो, प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। समझ में आ जाएगा, तीनों फॉर्मूलाज याद कर लो। फिर देखो एक छोटा सा टॉपिक आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब सिर्फ रेशियो है, जिसमें हमें ऊपर लेना है जीडीपी एट करंट प्राइसेस यानी कि नॉमिनल जीडीपी, और नीचे लेना है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि रियल जीडीपी इनटू 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, रेशियो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। अगर आप फॉर्मूला देखते हो तो देखो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला और प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों चीजें थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट है। जब हम प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीछे जो देखा था प्राइस इंडेक्स या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस को ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर हम लोग सारे गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस को लेते हैं, जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं। जो पीछे हम लोगों ने देखा था प्राइस इंडेक्स, उसके अंदर हम इंपोर्टेड गुड्स को भी लेते हैं, जो हम लोगों ने दूसरे देशों से इंपोर्ट करे हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में हम कभी भी इंपोर्टेड गुड्स को नहीं लेते। वहां पर गुड्स का जो वेट होता है वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर जो वेट होता है वो प्रोडक्शन के हिसाब से डिसाइड होता है। जिस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है उसे हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। पूछा नहीं जाएगा, बस ऐसे ही बता दिया, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रखना। समझ में आया। लास्ट टॉपिक आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। देखो हमारा जीडीपी का मतलब है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनकी वैल्यू को बोला जाता है जीडीपी। यही होता है जीडीपी। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। और रियल जीडीपी से हमें हमारी कंट्री के वेलफेयर का पता चलता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो हम कैसे निकाल रहे हैं, क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करके। मान लो 2017 के अंदर भी क्वांटिटी 500 थी और 2023 के अंदर भी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो 500 केजी ही है, लेकिन तब प्राइसेस थी मान लो 110 और आज मान लो प्राइसेस हो चुकी हैं 20, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई। तो इसके हिसाब से देखो नॉमिनल जीडीपी कितना आ रहा है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, तब कितना था 5000,
और अभी के हिसाब से करो क्वांटिटी इनटू प्राइस कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। तो अगर हम देखें नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है ना, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो गुड्स का प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हुआ, गुड्स का प्रोडक्शन तो उतना ही है। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ है क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो कभी भी हम नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं करते, हम रियल जीडीपी की बात करते हैं। रियल जीडीपी से हमें लोगों के वेलफेयर का पता चलता है, क्योंकि रियल जीडीपी निकालते टाइम पर प्राइसेस क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। अगर एक्चुअली क्वांटिटी इंक्रीज होगी ना तो ही हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज होगा। तो वही है, जितना ज्यादा रियल जीडीपी होगा इसका मतलब कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हो रहे हैं, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? कमियां क्या क्या हैं? देखो, जब भी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है कि रिच लोग रिचर होते जा रहे हैं, पुअर लोग और पुअरर होते जा रहे हैं, ऐसे में हमारा जीडीपी कितना भी इंक्रीज हो जाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों का सोशल वेलफेयर नहीं होगा। एमएनसीज की वजह से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। एक है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। मान लिया हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन किस वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि कंट्री के अंदर डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा जीडीपी बढ़ना किस काम का? कंट्री के अंदर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, मेडिसिन का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, तब हमारा जीडीपी कहीं ना कहीं वेलफेयर ओरिएंटेड होगा। अगर डिफेंस गुड्स के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है तो इसकी वजह से डायरेक्टली हम लोगों का कोई वेलफेयर नहीं होगा। फिर है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। आज भी हमारी कंट्री में बार्टर सिस्टम चलता है, चीजों के बदले चीजों का एक्सचेंज होता है। इन चीजों को हम कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हमारा जीडीपी क्या होता है? अंडर एस्टिमेशन होता है जीडीपी का, जीडीपी को कम आंका जाता है। और लास्ट है एक्सटर्नलिटीज। कई बार हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जिसका हमारी लाइफ पर गुड इम्पैक्ट भी पड़ता है, बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है। पैसों से रिलेटेड नहीं होती है सारी की सारी चीजें, लेकिन इन चीजों को कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करा जाता। जो हम इतना सारा पॉल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, इसकी वजह से कितने लोगों की जान जा रही है, कितनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसे कभी भी हम जीडीपी में माइनस क्राइम के तौर पर नहीं दिखाते। हम अगर कोई ब्यूटीफुल सा गार्डन मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, लोगों को फ्रेश एयर मिलती है, इसको कभी भी हम जीडीपी में पॉजिटिव तौर पर नहीं दिखाते। तो ये जो चीजें होती है ना, जिसका हमारी लाइफ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर होता है या फिर सोसाइटी को कोई नुकसान होता है, बट पैसों में हम इन चीजों को मोल नहीं सकते, कभी भी इन चीजों को जीडीपी में शो नहीं करा जाता। समझ में आ गया? विद दिस ये चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में अगर समझना है तो कमेंट्स के अंदर आपको डिटेल्ड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। कैसा लगा लेक्चर मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस सीरीज का। कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।